नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल। आपके साथ मैं हूं हर्ष भारद्वाज। आपको बताएंगे महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के गठबंधन पर क्या बोले फडणवीस। शराब के शौकीनों को क्यों लगा तगड़ा झटका। क्या शरद और अजीत पवार के साथ आने की डेट हो गई फिक्स। बताएंगे आपको नीतीश राणे के बयान पर शिंदे क्यों हुए नाराज। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आम लोग कब तक बनते रहेंगे बाघ का निवाला। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों के गठबंधन पर फडणवीस का बड़ा बयान। सीएम के बयान ने लोगों को चौंकाया। शराब के शौकीनों को महाराष्ट्र में बड़ा झटका। 50% टैक्स बढ़ा, अब महंगी मिलेगी शराब की बोतल। महाराष्ट्र में एनसीपी के दोनों गुटों को लेकर सियासी हलचल तेज। शरद और अजीत पवार के साथ आने की डेट फाइनल। नीतीश राणे के बयान पर शिंदे सेना नाराज। सीएम ने भी दी नीतीश राणे को बड़ी नसीहत। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ का कहर जारी। एक महीने में 12 लोगों की दर्दनाक मौत। साल 2025 में अब तक गई 24 लोगों की जान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अकोला में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन पर फैसला लेने का अधिकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, चुनाव समिति को है, किसी और को नहीं। हमारी भूमिका यह है कि हम महायुति के तहत चुनाव लड़ेंगे। कुछ जगहों पर जहां यह संभव नहीं है वहां दोस्ताना लड़ाई होगी। फडणवीस का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राज्य में तमाम पार्टियां स्थानीय निकाय चुनावों में अकेले लड़ने की स्थिति के लिए खुद को तैयार करने में जुटी हुई हैं। 2017 के बीएमसी चुनावों में सभी पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ा था। सीएम फडणवीस का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राज्य में निकाय चुनाव का शंखनाद होने की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो राज्य चुनाव आयोग अक्टूबर महीने में चुनावी कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है और 3 चरणों में इलेक्शन कराए जाएंगे। पहले चरण में उत्तर और दक्षिण महाराष्ट्र में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की योजना बनाई जा रही है और तीसरे चरण में मुंबई, ठाणे और कोकण में मतदान होंगे। चुनाव आयुक्त दिनेश वाघमारे के मुताबिक प्रशासनिक और राजनीतिक योजना के अनुसार 3 चरणों में चुनाव कराने की योजना बनाई जा रही है। इसमें प्रदेश के 29 मनपा, 257 नगर पालिकाओं, 26 जिला परिषदों और 288 पंचायत समितियों के लिए ये चुनाव अक्टूबर महीने में कराए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव आयुक्त वाघमारे के अनुसार वार्डों की संरचना 2011 की जनगणना के अनुसार बनाई जाएगी। कुछ जगहों की संरचना और वार्ड की सीमाओं में बदलाव होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि निकाय चुनाव के लिए एक चरण में 1,50,000 ईवीएम मशीनों की जरूरत होगी। आयोग के पास सिर्फ 65,000 ईवीएम मशीनें हैं, इसलिए आयोग 3 चरणों में चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। दरअसल स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के घटक दलों को भारी बगावत का खतरा है, क्योंकि पार्टियों के गठबंधन में आने पर कम दावेदार ही लड़ सकेंगे। ऐसे में असंतोष बढ़ सकता है। अगर सभी पार्टियां अलग अलग लड़ती हैं तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टियों के लिए जान लगाने वाले नेता अपनी किस्मत आजमा पाएंगे। ऐसे में दोनों ही गठबंधनों के घटक दलों में जहां मुकाबला होगा तो वहीं कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की आबकारी नीति में बड़ा बदलाव करते हुए शराब पर उत्पाद शुल्क में भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले का सीधा असर शराब की खुदरा कीमतों पर पड़ेगा, जिससे ग्राहकों को अब शराब खरीदने के लिए अपनी जेब और भी ज्यादा ढीली करनी होगी। कैबिनेट के नए फैसले के तहत भारत में बनी अंग्रेजी शराब पर उत्पाद शुल्क को विनिर्माण लागत के 3 गुना ज्यादा बढ़कर 4.5 गुना कर दिया गया। इसका सबसे ज्यादा असर उन उत्पादों पर पड़ेगा जिसकी विनिर्माण लागत करीब 260 रुपए प्रति बल्क लीटर है। देशी शराब पर भी शुल्क बढ़ाकर 180 रुपए से 250 रुपए प्रति प्रूफ लीटर कर दिया गया है। सरकार ने इसके साथ ही एक नई श्रेणी महाराष्ट्र निर्मित शराब शुरू करने की भी घोषणा की है, जो देशी और IMFL के बीच की कड़ी होगी। ये केवल अनाज आधारित शराब होगी और इससे केवल राज्य के भीतर निर्मित और पंजीकृत उत्पाद ही शामिल किए जाएंगे। विदेशी या राष्ट्रीय ब्रांड इसमें शामिल नहीं होगा। इस फैसले से शराब की खुदरा कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। उदाहरण के लिए देशी शराब की 180 ml बोतल अब 80 रुपए में मिलेगी, जो पहले 60 से 70 रुपए में मिलती थी। IMFL की बोतल की कीमत 115 से 130 रुपए से बढ़कर 205 रुपए हो जाएगी। प्रीमियम विदेशी शराब की कीमत 210 रुपए से बढ़कर 360 रुपए तक पहुंच सकती है।
सरकार को उम्मीद है कि इस बदलाव से वार्षिक आबकारी संग्रह में 14,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी होगी। साथ ही एमएमएल से अतिरिक्त 3,000 करोड़ रुपए के राजस्व की संभावना जताई गई है। वहीं उद्योग विशेषज्ञों ने इस फैसले को वास्तविकता से दूर बताया है। उनका कहना है कि भारी टैक्स से पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी बढ़ सकती है, जिससे राज्य को राजस्व नुकसान और स्थानीय कारोबारियों को चुनौती मिल सकती है। सरकार का तर्क है कि इससे स्थानीय किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि अनाज की मांग बढ़ेगी और जो आड़ती शराब निर्माता फिलहाल निष्क्रिय हैं, उन्हें एमएमएल से नया जीवन मिल सकता है। अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने 26वें स्थापना दिवस पर कहा कि प्रतिद्वंदी गुटों के फिर से एक साथ आने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वहीं एनसीपी एसपी के सांसद सुप्रिया सुले ने हाल ही में चर्चा का विषय रहे इस मुद्दे पर कोई बयान देने से परहेज किया। शरद पवार द्वारा 26 साल पहले सह स्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2023 में विभाजित हो गई थी, जब उनके भतीजे अजित पवार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। दोनों गुटों ने अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करके पुणे में स्थापना दिवस मनाया। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होना लोगों के कल्याण के लिए लिया गया एक सामूहिक निर्णय था, न कि यह अकेले अजित पवार का निर्णय था। अजित पवार वर्तमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। तटकरे ने कहा, यह कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। अजित पवार के नेतृत्व में एनडीए में शामिल होना सामूहिक निर्णय था। मैंने कई मौके पर स्पष्ट किया है कि 2014 के बाद से कई मौके आए जब पार्टी ने गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया था। हम एनडीए में शामिल होने के कगार पर थे, लेकिन आखिरी समय में फैसला बदल गया। उन्होंने कहा कि 2023 में अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी ने लोगों के कल्याण के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया और लोगों के भविष्य के लिए हम किसी से भी गठबंधन करने से परहेज नहीं करेंगे। दरअसल तटकरे आगे भी बहुत कुछ कह रहे थे। कहा कि हम अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा और छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फूले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और शाहू महाराज की विचारधारा से समझौता किए बिना एनडीए में शामिल हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी की यात्रा जारी रहेगी। ऐसे फैसले शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं। अविभाजित एनसीपी के 26वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में अजित पवार ने एनसीपी यानी शरद चंद्र पवार के साथ फिर से जुड़ने की संभावना के बारे में कोई निश्चित बयान नहीं दिया और केवल इतना कहा कि ऐसे फैसले शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं, न कि पार्टी कार्यकर्ता या कनिष्ठ नेताओं द्वारा। उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाने और राज्य सरकार का हिस्सा बनने के अपने फैसले को भी उचित ठहराया और कहा, हम कोई संत नहीं है जो विपक्ष में रहकर और विरोध करके संतुष्ट हो जाए। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोगों के लिए काम करना चाहती है और उसके लिए अगर साथ में आना पड़ा तो हम किसी से परहेज नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की घोषणा से पहले कैबिनेट मंत्री नीतीश राणे के बयान से महायुति महागठबंधन में बवाल हो गया। शिवसेना शिंदे की नाराजगी इस कदर बढ़ी कि खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस को आगे आकर नसीहत देनी पड़ी। इससे भी बात नहीं बनी तो नीतीश राणे के पिता नारायण राणे ने भी बेटे के कान खींचे। पिछले शनिवार को धाराशिव में एक कार्यक्रम में नीतीश राणे ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री बीजेपी से है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बीजेपी से है, इसलिए कोई भी ताकत दिखाए, महाराष्ट्र में सबके बाप देवेंद्र फडणवीस ही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भले ही पूरे राज्य के हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि धाराशिव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय हो रहा है तो तुरंत डीपीसीसी की लिस्ट रद्द कर दी और कार्यकर्ताओं को ताकत दिखाई। यही देवेंद्र फडणवीस होने का मतलब है। राणे ने यह कहकर विवाद और बढ़ा दिया कि 2029 तक धाराशिव जिले के सभी 4 एमएलए भारतीय जनता पार्टी से होने चाहिए। यही वो विजन है जिस पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हमें देवेंद्र फडणवीस जैसे लोगों का समर्थन प्राप्त है। माना गया कि नीतीश राणे ने ऐसा बयान देकर धाराशिव के संरक्षण मंत्री और शिंदे सेना के नेता प्रताप सरनाईक को टारगेट किया था। इससे महायुति महागठबंधन में खलबली मच गई है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कुछ मंत्रियों ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान गठबंधन के लिए ठीक नहीं है। मामला गरमाया तो सीएम फडणवीस सामने आए और नीतीश राणे को ऐसे बयान से बचने की सलाह दिलाई। फडणवीस ने कहा कि इस तरह से किसी के बाप के बारे में बोलना गलत है। फिर नारायण राणे भी विवाद पर ठंडा पानी डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री किसी के बाप के नहीं हैं, मैंने नीतीश को समझाया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में जहां एक और बाघों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, वहीं दूसरी ओर जिले में बाघों के हमलों में जान गंवाने वालों की संख्या में खतरनाक रूप से वृद्धि हुई। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले महीने मई में ही बाघों के हमलों में चंद्रपुर में 12 लोगों की जान चली गई थी, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 से मई 2025 तक चंद्रपुर जिले में कुल 173 लोगों की जान वन्य जीव हमलों में गई, जिनमें से 150 मौतें केवल बाघों के कारण हुई। 2022 सबसे भयावह साल रहा जब बाघ के हमलों में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई।
जबकि 2025 में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। चंद्रपुर में बाघों की संख्या 2006 में 34 थी, जो 2021 में बढ़कर 223 हो गई। बाघों की आबादी में वृद्धि एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन स्थानीय निवासियों के लिए एक खतरनाक स्थिति पैदा कर रही है, खासकर उन हजारों ग्रामीणों के लिए जो आजीविका के लिए जंगल पर निर्भर है। दरअसल मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर जितेंद्र राम गांवकर ने बताया कि मई के महीने में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने के लिए लगभग 50,000 से 60,000 लोग उस जंगल में आते हैं, जहां 150 से ज्यादा बाघ हैं। लोग वन विभाग की चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेते। जब हम उन्हें रोकते हैं तब भी वो दूसरे रास्तों से जंगल में घुस जाते हैं। दरअसल तेंदुपत्ता का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है और इन पत्तों को इकट्ठा करना इस क्षेत्र में आय का एक प्रमुख स्रोत है। जंगल के अधिकांश गहरे हिस्सों में ये तेंदुपत्ता पाए जाते हैं, जहां हाल के ज्यादातर बाघ के हमले हुए। मनुष्यों के साथ साथ मवेशियों पर भी बाघों के हमले बढ़ गए हैं, जो चिंता का विषय है। साल 2021 से 2025 तक अब तक 10,000 से ज्यादा मवेशी जंगली जानवरों के हमले में मारे गए हैं। इस अवधि में सरकार ने मुआवजे के रूप में 122 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है, जिसमें अकेले 2024-25 में 31 करोड़ 39 लाख रुपए दिए गए हैं। फिलहाल महाराष्ट्र फाइल में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। महाराष्ट्र की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक करें, शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।